हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का कोर्स, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के दो कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, जिनमें पहला कोर्स आ जाता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, दूसरा कोर्स आ जाता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये उन दो कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है जो आपको थोड़ा सा लेवल कम करके पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें से अभी तक आपकी क्लास में कवर हुआ है सिर्फ कंक्रीट वाला पार्ट, तो और अभी आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ में है 45 पेजेस। तो मैंने इसको रफली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 15 15 15। तो आज हम स्टार्टिंग के 15 पेजेस आपके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस कोर्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। वर्ड बाय वर्ड से मेरा क्या मतलब है कि जो भी वर्ड आए आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास आ जाता है आरसीसी। चलो इसे स्टार्ट करने से पहले हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कोर्स एग्रीगेट। मैं सीधा ही इमेजेस पे आ जाता हूं। तो आप सब लोगों ने ये मटेरियल अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा। ये आपने इस तरह का कुछ देखा है अपनी लाइफ में, जिसको हम साधारण भाषा में बजरी भी बोल देते हैं। तो ये हमारा होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूं फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट हमारी होती है रेत। ये रेत देखो, ठीक है। साधारण शब्दों में हम इसे रेत बोल देते हैं या फिर हम सैंड भी बोल सकते हैं। तो एग्रीगेट हमारा एक मटेरियल होता है, उसकी 2 टाइप होते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन मतलब महीन, छोटा। जो छोटे पार्टिकल साइज का है वो हुआ फाइन एग्रीगेट, जो बड़े पार्टिकल साइज का है इस तरह से वो हुआ आपका कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन का मतलब क्लियर हो गया, फाइन मतलब छोटा, कोर्स मतलब बड़ा। तो जो छोटा एग्रीगेट है वो क्या हुआ? फाइन एग्रीगेट। जो बड़ा एग्रीगेट है वो क्या हुआ? कोर्स एग्रीगेट। अच्छा, छोटे और बड़े का कैटेगराइजेशन हम कैसे करते हैं? इसका कैटेगराइजेशन हम करते हैं एक स्केल से, ठीक है। मान लो 4.5 mm से आपका अगर कोई पार्टिकल छोटा है किसी एग्रीगेट का, तो वो होगा आपका फाइन एग्रीगेट। और अगर 4.5 mm से आपका बड़ा है पार्टिकल साइज, तो वो होगा आपका कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे फाइन एग्रीगेट होंगे उसके सारे पार्टिकल्स लगभग 4.5 mm से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब वो छोटे बड़े नापते कैसे हैं वो हम देखेंगे लेटर पार्ट में, ठीक है। तीसरा मटेरियल अब हमारे पास आ जाता है सीमेंट, जो कि कुछ इस तरह का होता है। आपने सीमेंट के कट्टे देखे भी होंगे, ठीक है। 3 मटेरियल हो गए अब हमारे पास, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का दूसरा नाम क्या है? फाइन एग्रीगेट को हम बेसिकली सैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे फाइन एग्रीगेट्स बहुत तरह के होते हैं, बट उनमें से जो मेजरली यूज होता है वो होता है सैंड। और कोर्स एग्रीगेट भी बहुत तरह का हो सकता है, बट जो मेजरली हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो है हमारा बजरी। तो 3 मटेरियल हो गए, सीमेंट, रेत, बजरी। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो जब हम इन तीनों मटेरियल को मिलाते हैं, ये सीमेंट हमने मिलाया, हमने बजरी मिलाई, हमने रेत मिलाया, और हम इसमें कुछ पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास एक कंपोजिट बनता है। इन सबको मिलाने के बाद में हमारे पास एक नया मटेरियल बनता है जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट, जिसके इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूं, ये, ठीक है। ये हमारे पास मटेरियल बनता है, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट। ये किन चीजों का मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है 4 चीजों का, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और उसमें पानी, ठीक है। कंक्रीट बन गई। इसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब 3 वर्ड आए हैं, प्लेन, सीमेंट और कंक्रीट। क्योंकि ये सीमेंट से बनी है तो इसीलिए सीमेंट कंक्रीट। 3 मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें हमने पानी मिलाया है तो कंक्रीट। क्योंकि इसमें जो बाइंडर है, जो जोड़ के रखने वाली चीज है, बाकी जो मटेरियल है आपके फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को जोड़ के कौन रख रहा है? सीमेंट। तो इसलिए ये सीमेंट कंक्रीट है। और कैसी सीमेंट कंक्रीट है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। प्लेन क्यों? क्योंकि इसमें हमने इन तीनों मटेरियल के अलावा, सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट के अलावा, मतलब पानी तो मिलेगा ही, इन तीनों के अलावा और हमने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब दूसरी कंक्रीट क्या आ जाती है? जब हम इस प्लेन कंक्रीट में ही, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में सरिये डाल देते हैं। सरिये क्या होता है? स्टील बार्स। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ इस तरह के सरिये जो हैं हम कंक्रीट में डाल देते हैं। तो जब इस कंक्रीट में ये सरिये डल जाते हैं तो ये बन जाती है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरसीसी।
ठीक है, आरसीसी की भी इमेज देख लेते हैं। ये देखो, जब इस कंक्रीट में ये सरिये डल गए हैं तब ये क्या बन जाती है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और इन सरियों को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्यों, रीइंफोर्समेंट मतलब जो इनको जकड़ के रखता हो आपस में, इस पूरी कंक्रीट को जो पकड़ के रखता है वो रीइंफोर्समेंट रखता है, ठीक है। इसलिए जब हम प्लेन कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट मिला देते हैं, उसके साथ में डाल देते हैं, तो वो बन जाती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और रीइंफोर्समेंट हम क्यों डालते हैं, यानी सरिया हम क्यों डालते हैं, ताकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ और भी मजबूत की जा सके। वो मजबूत कैसे होती है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी पीडीएफ पे। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आई होप इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारे पास तीन मटेरियल होते हैं, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब रेत, कोर्स एग्रीगेट मतलब बजरी। जब हम इन तीनों मटेरियल को मिलाते हैं और इनमें पानी डालते हैं तो एक हमारे पास मिक्सचर बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जब हम सरिये यानी रीइंफोर्समेंट डाल देते हैं तब वो हमारी बन जाती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब ये तीन वर्ड है, कंक्रीट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चीजें, बाइंडर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। बाइंडर मतलब जो जोड़ के रखता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं पानी के साथ में तो बनाती है कंक्रीट। क्योंकि जो कंक्रीट हम पढ़ने वाले हैं उसमें बाइंडर यानी जोड़ के रखने वाली चीज सीमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट। क्या दूसरी तरह की भी कंक्रीट होती है? हाँ बिल्कुल होती है। अगर आपने जोड़ के रखने वाला मटेरियल यानी बाइंडर अगर चूना यूज किया हुआ होता तो वो आपकी हो जाती लाइम कंक्रीट। तो इसलिए जब हम सीमेंट यूज कर रहे हैं एज अ बाइंडर तो हमारी जो कंक्रीट है वो है सीमेंट कंक्रीट। अब वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है या रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है यानी पीसीसी है या आरसीसी है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम पीसीसी क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि पीसीसी की स्ट्रेंथ आरसीसी की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कम होती है। कौन सी वाली स्ट्रेंथ वो हम अभी बाद में देखेंगे। और इसमें रीइंफोर्स्ड क्यों आया? रीइंफोर्स्ड इसलिए आया कि सीमेंट कंक्रीट को हमने और मजबूत करने के लिए उसमें रीइंफोर्समेंट डाले। रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं? स्टील के बार्स हम रीइंफोर्समेंट के तौर पे यूज करते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब जो उसे पकड़ के रखे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैम ने लिखवाया भी हुआ है कंक्रीट प्लस स्टील रीबार्स। स्टील रीबार्स मतलब सरिया, जो कि हमने इस इमेज में भी देखा। यहां पे ये देखो सरिया है, और भी अगर हम इमेजेस देखेंगे ये देखो यहाँ पे स्टील यूज हुआ है, ये स्टील, जहां भी स्टील बार का यूज हुआ है वो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है, जिसको हम स्टील रीबार भी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आरसीसी टर्म आपके लिए क्लियर हो गई। अब कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, इट कैन टेक हैवी वेट। सबसे पहले हम कंप्रेशन और टेंशन को समझते हैं। कंप्रेशन और टेंशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन होता है दबाना, कंप्रेशन मतलब दबाना, टेंशन मतलब खींचना। अब मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, आप बॉल को कस के दबाओ तो ये हुआ कंप्रेशन। और आप मान लो आपके हाथ में एक रबड़ है, रबर बैंड जो आप हेयर में भी डालते हो वो वाला रबर बैंड है, आप उस रबर बैंड को पकड़ के खींचो अपने दोनों हाथ से तो वो हुआ टेंशन, ठीक है। कंप्रेशन और टेंशन आपको दोनों चीजें क्लियर होगी। कंप्रेशन मतलब दबाना, टेंशन मतलब खींचना। कंप्रेशन मतलब दबाना, टेंशन मतलब खींचना, ठीक है। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। अब खाली कंक्रीट लिखा है यहां पे, ना तो सीमेंट कंक्रीट लिखा है ना रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लिखा है, यहां सिर्फ कंक्रीट लिखा है। कंक्रीट मतलब हम जनरल बात कर रहे हैं, यानी किसी भी तरह की वो कंक्रीट होगी तो कंक्रीट जनरली, और जनरली टॉकिंग मतलब सीमेंट कंक्रीट। तो हमारी जो सीमेंट कंक्रीट है वो स्ट्रांग होगी कंप्रेशन में। कंप्रेशन में स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? यानी कि अगर आप कंक्रीट को दबाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी से नहीं टूटेगी, ठीक है। इट कैन टेक हैवी वेट, यानी जब आप उसे दबाओगे, आप उस पर वेट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो काफी सारा वजन झेल जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। लेकिन कंक्रीट क्या होती है? वीक होती है टेंशन में। जैसे ही आप कंक्रीट के ब्लॉक को पकड़ के खींचोगे तो वो टूट जाएगा। यहां पे देखो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट नहीं है, और जब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बात ना हो तो कौन सी कंक्रीट है? नॉर्मल कंक्रीट यानी प्लेन कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो यानी जो हमारी कंक्रीट होती है वो हमारी कंप्रेशन में तो स्ट्रांग है, यानी जब उसको दबाया जाएगा तब तो वो बहुत मजबूत है, पर जब उसे पकड़ के खींचा जाएगा तो वो टूट जाएगी। चलो अब देखते हैं ये होता कैसे है। मैं YouTube खोलता हूं और एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं।
मैं देखता हूँ जो वीडियो में ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगी या नहीं। अच्छा ये रही टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट। आवाज में थोड़ी सी कम कर देता हूं और मैं डायरेक्टली उस पार्ट पे आ जाता हूं। हाँ देखो, अब आप इसे देखो, ये पर्सन जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। देखो यहां से ये कंक्रीट का ब्लॉक रखा हुआ है, बेसिकली सिलेंडर है, इस पे ये खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये टूटेगा नहीं, पर जब ये इसे खींचेगा तो ये टूट जाएगा। चलो 2 मिनट पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आवाज में थोड़ी कम कर देता हूं। Is easily able to carry the weight, but when I hang on the same concrete cylinder transmitting a tensile load on it, देखा आपने कैसे कंक्रीट का ब्लॉक जो है हमारा वो टूट गया। तो ये चीज होती है टेंशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन जब कंक्रीट ब्लॉक पे पड़ता है तो वो स्ट्रांग रहता है, यानी टूटता नहीं है, पर जैसे ही वो खिंचता है, टेंशन में आता है, तो वो टूट जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी होती है। इट हैव गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी दबाओगे तो टूटेगा नहीं, पर खींचोगे तो टूट जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन, इट कैन रेजिस्ट पुलिंग और बेंडिंग। यानी कि स्टील जो होता है, स्टील को अगर आप खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं, क्या होगा, वो पतला होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो स्टील क्या है, टेंशन में अच्छा है, यानी आप उसको अगर खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं। आप इमेजिन करो आपके हाथ में कोई सरिया है ना, आप उसको खींचो खींचो खींचो, क्या वो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, है ना। अब यहां पे बच्चों का एक डाउट आता है, जब वो ये 2 लाइन पढ़ते हैं, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन। ठीक है, अब आप बताओ कंक्रीट और स्टील में से कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग कौन है ना। तो बच्चों ने जब ये 2 लाइन पढ़ी हुई होती है, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन, तो जब कभी ये सवाल आता है व्हाट मटेरियल इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, स्टील और कंक्रीट, तो बच्चे धड़ से कंक्रीट पे टिक कर देते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। क्यों गलत है भाई, कंक्रीट का कंप्रेशन उसके टेंशन के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, यानी वो अपने जितनी ताकत वो कंप्रेशन में झेल सकता है। यानी मान लो आपने कंक्रीट के ब्लॉक पे 100 किलो का वजन रख दिया उसके ऊपर, तो वो झेल गया, लेकिन अगर आपने उसको 100 किलो के वजन से बांध के उस पर लटका दिया 100 किलो का वजन, तो वो टूट जाएगा। यानी कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा है ना। तो इसी तरह से स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां मटेरियल का कंपैरिजन खुद से है, दूसरे मटेरियल से नहीं है। तो इसीलिए जो स्टील होती है हमारी, वो कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होती है, वो टेंशन में भी स्ट्रांग होती है, और वो कंपैरेटिवली दोनों में स्टील से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो हम जब भी हमसे ये सवाल पूछा जाएगा विच मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन, स्ट्रॉन्गर ज्यादा कौन है कंप्रेशन झेलने के लिए स्ट्रांग, तो हमें स्टील पे ही टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टील की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा ही रहती है। ठीक है। हालांकि स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी टेंशन झेलने की जो क्षमता है, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। एक बार मैं फिर से लाइन ड्रॉ करके समझा देता हूं। कंक्रीट जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है इसकी ही टेंसाइल स्ट्रेंथ से, यानी यहां सेम मटेरियल की 2 तरह की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। वहीं जो स्टील है, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन स्टील बार आर एम्बेडेड इन कंक्रीट द मटेरियल इज कॉल्ड आरसीसी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब प्लेन कंक्रीट में हम सरिये को डाल देते हैं तब वो बन जाती है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी। पेन में रेड ले लेता हूं ताकि विजिबिलिटी और अच्छी हो। कंक्रीट इज मेड फ्रॉम सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। ये चारों मटेरियल मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिए थे। ठीक है। स्टील इज एडेड एज रीइंफोर्स्ड बार। रीइंफोर्स्ड बार क्या होते हैं, हमारे सरिया, सरिये के तौर पे वो यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट हमने क्लियर कवर, ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। ठीक है। अब ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि लोड कैसे ट्रांसफर होता है ना। तो देखो, स्लैब मतलब आप
जहां पे आप बैठे हो, किसी चेयर पे बैठे होंगे, नीचे देखो, आपके नीचे क्या है, एक सरफेस है ना, वो सरफेस है स्लैब, वो सरफेस एज अ होल वो है स्लैब, जो कि आपको यहां इस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब आपके कमरे में जितना भी फर्नीचर पड़ा है और ह्यूमन बींग्स है, उनका अपना भी तो कोई वजन होगा, है ना, तो उस वजन को हम बोलते हैं लाइव लोड। लाइव लोड क्यों बोलते हैं? लाइव में यहां पे लिविंग से नहीं है लाइव का मतलब, लाइव का मतलब यहां पे है मूवमेंट से। जो भी वजन अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो आपका आ जाता है लाइव लोड, और जो लोड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा वो आपका होता है डेड लोड। अब डेड लोड में क्या आ जाएगा, मान लो जो स्लैब है आपका, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करता है? नहीं करता है, वो अपनी जगह पे फिक्स है, और उसका अपना खुद का भी तो कुछ सेल्फ वेट होगा, तो उस वेट को हम क्या बोलेंगे? डेड लोड। तो मान लो जहां पे आप बैठे हो, नीचे देखो उसके, तो जो वो सरफेस है वो पूरी थिकनेस उसकी नीचे तक देखो, जहां तक भी वो होगी, है ना, जो कि रेड वाले पेन से मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं, ये थिकनेस, इस थिकनेस को हम बोलेंगे पूरी को, मतलब ये जो कंपोनेंट हमारा बिल्डिंग का हुआ, इसको हम बोलेंगे स्लैब। बेसिकली आप छत मान लो, छत हो गई आपकी स्लैब, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होता है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज छत जो है हमारी वो स्लैब है। अब स्लैब के ऊपर दो तरह के लोड आ सकते हैं। लोड मतलब वजन, वजन हमारा सिर्फ दो तरह का आ सकता है, या तो वो डेड लोड होगा या लाइव लोड होगा। डेड लोड का मतलब समझते हैं। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड मतलब जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। मान लो यहां पे आपका ये स्लैब है, ये स्लैब का अपना वजन है, ये इसी जगह पे रहेगा, बट मान लो यहां पे एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट इस पॉइंट पे भी जा सकता है, इस कमरे में यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो इस बच्चे का वजन क्या है? वो एक बार यहां पे लगेगा, अगली बार यहां लगेगा, अगली बार इस जगह लगेगा, अगली बार इस जगह लगेगा। यानी लोड जो लग रहा है जिस जगह पे, वो फिक्स नहीं है कि वो किस पोजीशन पे लग रहा है। तो जिस लोड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, जो कहीं भी मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लाइव लोड। और कौन कौन से तरह के लाइव लोड आ सकते हैं? जरा अपने आसपास देखो, जहां भी आप बैठे हो, क्या वहां फर्नीचर रखा है? ठीक है। क्या आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो बताओ वो कौन सा लोड होगा, डेड लोड होगा या लाइव लोड होगा? क्योंकि फर्नीचर की लोकेशन को चेंज किया जा सकता है, तो वो आपका होगा लाइव लोड। और डेड लोड आपका क्या होगा? जो आपका छत है उसका खुद का वेट जो होगा वो होगा आपका डेड लोड। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि छत पे जो है हमारे दो तरह के लोड आ सकते हैं। लोड मतलब वजन, दो तरह का वजन आ सकता है, एक डेड लोड यानी जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है ऐसा लोड, एक लाइव लोड यानी कि जिसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अब ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम क्या कहता है? ये कहता है कि लोड ट्रांसफर कैसे होते हैं बिल्डिंग में, है ना। अब आप अपनी छत देखो, मतलब अपने पैरों के नीचे देखो, आप एक स्लैब है, अब उस पर लोड आ रहे हैं दो तरह के, डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है, वजन पड़ गया स्लैब पे। अब स्लैब उस वजन को कहां ट्रांसफर करेगा? स्लैब उस वजन को ट्रांसफर करेगा बीम पे। एक स्लैब के नीचे एक बीम होती है, ठीक है। बीम क्या होती है वो अभी हम समझेंगे। बीम मैं आपको दिखाता हूं, स्लैब सपोर्टेड बाय बीम। आपने पीसीटी में भी ये स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं ताकि आपको कवर हो जाए। देखो ये मैं दिखाता हूं, इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये आपका जो ब्लू कलर से दिख रहा है या सियान कलर हम जिसको बोलते हैं, ये हमारा है स्लैब। और इसके नीचे जिस पे ये स्लैब टिका हुआ है, स्लैब किस चीज पे टिका हुआ है? ये हमारा जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है ये आपका है बीम। तो स्लैब से वजन पड़ता है बीम पे, बीम वजन किसको ट्रांसफर करते हैं? कॉलम पे, और कॉलम वजन किसको ट्रांसफर करते हैं? हमारी फुटिंग पे। फुटिंग मतलब फाउंडेशन। ठीक है, यहां पे भी यही समझाने की कोशिश की है। वजन पड़ा स्लैब पे यानी छत पे आपका वजन पड़ा, छत वजन किसको देगी? बीम को वो वजन ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, बीम क्या होता है? हमारी जो छत होती है, छत की बाउंड्री पे चारों तरफ एक मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर कंक्रीट का चारों तरफ उसके रोटेट करता है, जिसपे हमारा स्लैब टिका हुआ होता है ना। किस तरह से टिका हुआ होता है? जैसे इस इमेज में टिका हुआ है ना। अलग अलग तरह से भी हो सकता है, जैसे हम कोई और एग्जांपल ढूंढने का मैं ट्राई करूंगा कि मेरे को वो मिल जाए। देखो यहां पे ये छत है, छत किस पे टिकी हुई है? छत टिकी हुई है आपकी बीम पे। और बीम किस पे टिके हुए हैं? बीम टिके हुए हैं कॉलम पे। बीम मतलब आपका ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है यानी लेटा हुआ जो मेंबर है, और कॉलम मतलब जो आपका वर्टिकल यानी खड़ा हुआ जो मेंबर है वो आपका कॉलम है। तो हमारा लोड
छत से हमारा लोड आएगा बीम पे, बीम से हमारा लोड आएगा कॉलम पे, और कॉलम से हमारा लोड कहां जाएगा? फाउंडेशन पे। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट हो गए हमारे। सबसे पहले क्या? स्लैब। सबसे पहले स्लैब, स्लैब से हमारा वजन जाएगा बीम पे, बीम से हमारा वजन जाएगा, वजन मतलब लोड, बीम से हमारा वजन जाएगा कॉलम पे, कॉलम से हमारा वजन जाएगा फुटिंग पे। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम। अगर आप इसको ऐसे ब्लॉक में बंद करके एग्जाम में लिखोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि लोड ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या होता है या मैकेनिज्म क्या होता है या फ्लो क्या होता है, तो आप बता पाओगे कि लोड सबसे पहले स्लैब पे आता है, स्लैब से वो लोड बीम पे जाता है, बीम से वो लोड कॉलम पे जाता है, कॉलम से वो लोड आपका फुटिंग या फिर फाउंडेशन पे चला जाता है। लोड कितने तरह के होते हैं? लोड हमारे 2 तरह के होते हैं, एक डेड लोड, एक लाइव लोड। लोड का मतलब वजन, डेड लोड मतलब जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, लाइव लोड मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। पोजीशन से हमारा मतलब यहां पे क्या है? पोजीशन मतलब किस जगह पे वो एक्ट करेगा। मान लो कि यहां पे आपका 100 किलो वजन रखा है, तो वो छत के इस कोने पे वजन बढ़ाएगा, इस कोने पे एक्ट करेगा। मतलब अगर 100 किलो यहां रखा है तो वो इस कोने पे वजन बढ़ाएगा, यानी इस कोने पे एक्ट करेगा। ठीक है, समझ गए पोजीशन से मतलब? गुड। अब हमारा यहाँ पे एक मैम ने एनोटेशन में लिखाया हुआ है IS 875I। इसका मतलब क्या है? अच्छा, कि वो जो छत पे पड़ने वाला लोड है वो किस किस तरह का हो सकता है, कितना कितना हो सकता है, ये हमें कहां से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा IS कोड से। और कौन से IS कोड से? IS 875। और उसके कौन से पार्ट से? पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आई थिंक उसके जो है डेड लोड है, पार्ट 2 में लाइव लोड है, ये लिखा भी हुआ है ना। डेड लोड आपका कहां पे मिलेगा? कि एक छत पे आने वाला डेड लोड, यानी ऐसा लोड जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, जिस पोजीशन पे वो एक्ट कर रहा है उसको चेंज नहीं करता है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें कहां मिलेगा? IS 875 पार्ट 1 में। लाइव लोड का डिस्क्रिप्शन हमें कहां मिलेगा? IS 875 पार्ट 2 में। ठीक है, अब मान लो MCQ फिलअप में अब अगर आपका आया कि डेड लोड आपको कहां पे डिस्क्राइब्ड है, कौन से IS कोड में डिस्क्राइब्ड है, तो आप लिखोगे IS 875 पार्ट 1। लाइव लोड आपको अगर पूछेगा कहां डिस्क्राइब्ड है, तो आप बोलोगे IS 875 पार्ट 2। ठीक है, अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कोड हमारे उसमें आ जाता है IS 456 2000, जिसको हम बोलते हैं IS 456 प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। कंक्रीट हमने अभी अभी पढ़ा, प्लेन हो सकती है, रीइंफोर्स्ड हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है। तो इस कंक्रीट को डिजाइन करने का जो हमारे पास कोड है, डिजाइन का मतलब क्या होता है? बनाने का। और बनाना मतलब कि इसमें कितना क्या कंपोनेंट होगा, कैसे डिजाइन करेंगे, कितनी आपकी थिकनेस होनी चाहिए कॉलम की, कितनी विड्थ होनी चाहिए, वो सब चीजें कैसे कैसे होंगी वो इस कोड में लिखी हुई है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। कोड क्या होता है? बेसिकली कोड होता है थंब रूल, कि आप इन चीजों को फॉलो करते हुए चलें। तो जब भी हम कभी कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें जो IS कोड 456 में हमारे लिए लिखी गई चीजें हैं, हमारे लिए थंब रूल दिए हुए हैं, गाइडेंस दी हुई है, वो सारी गाइडेंस हमें मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो कोड है इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत बार पूछ लेता है कि राइट द नेम ऑफ कोड या फिर राइट द नंबर ऑफ कोड। नाम दे देगा, नंबर पूछ लेगा, नंबर दे देगा, नाम पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा सिंपली कि राइट द नंबर एंड नेम ऑफ कोड फॉर डिजाइनिंग कंक्रीट। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा IS 456 2000 डिजाइन ऑफ प्लेन, जो भी पूरा नाम होगा उसका एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। IS 456 2000 नाम हम एक बार बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं कि नाम क्या है। नाम है इसका प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? IS 456 2000 प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ये इसका आपका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इन्हें बनाता कौन है? इन्हें बनाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जिसके ब्रांच चैप्टर, जिसके स्टूडेंट चैप्टर हमारे कॉलेज के भी सभी डिपार्टमेंट्स में है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है फ्रॉम स्ट्रक्चर अबव शोन। हाँ, इसमें भी यही सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्लैब क्या होता है? एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल RCC मेंबर होता है। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया था RCC पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है वर्ड बाय वर्ड। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लैट का मतलब क्या होता है। आप फ्लैट से क्या समझते हो, है ना? चलो उससे भी पहले हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ। तो हमारा जो स्लैब है वो स्लैब क्या है? एक RCC मेंबर है। RCC मेंबर मतलब यानी कि स्लैब जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल हमारे पास RCC है, यानी
स्लैब जो होगा वो आरसीसी का बना हुआ होगा। आरसीसी मतलब यानी कि उसमें कंक्रीट होगी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पानी होगा, प्लस उसमें सरिये होंगे, यानी सरियों, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट से मिलके एक हमारे पास मेंबर होगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, यानी लेटा हुआ होगा, और फ्लैट होगा। फ्लैट से हमारा क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल क्या हो सकता है? मान लो एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, ये ऐसे लेटा हुआ है, ये भी आपका जो है हॉरिजॉन्टल हो गया। अब एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल है, ये आपका लेटा हुआ है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट का मतलब होता है जिसकी एक डायमेंशन उसकी दूसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में छोटी हो, है ना। अब ये मैंने दो चीजें मैं बनाऊंगा, अब आप इनमें से मुझे बताना है इनमें से फ्लैट क्या है ना। एक मैंने बनाया है ये, एक मैंने बनाया है ये। अब आप बताओ इनमें से फ्लैट कौन सी फिगर है दोनों हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि उसकी जो वर्टिकल वाली जो डायमेंशन होती है वो उसकी छोटी होती है, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन होती है वो बड़ी होती है। जिसकी ये वाली ओरिएंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। लेकिन फ्लैट क्या होता है? फ्लैट होता हॉरिजॉन्टल ही है, बट इसमें एक चीज एडिशनल ऐड हो जाती है कि इसकी एक डायमेंशन इसकी दूसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। लेट्स सपोज अगर ये x है और ये y है, तो x जो है हमारा वो बहुत छोटा होगा y से, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट। तो हमारा स्लैब क्या है? ऐसा मेंबर है जिसकी जो एक डायमेंशन है वो हमारी दूसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और हॉरिजॉन्टल है यानी लेटा हुआ है ये, और आरसीसी से बना हुआ है। तो स्लैब हमारा इस तरह का एक मेंबर है। ये किस चीज में यूज होता है? यूज्ड फॉर फ्लोर एंड रूफ्स। अच्छा, फ्लोर एंड रूफ, अब इनका मतलब समझते हैं। फ्लोर क्या होता है और रूफ क्या होता है? ठीक है भाई, सबसे पहले रूफ समझते हैं। आप जहां चेयर पे बैठे हो अपना गर्दन ऊपर उठाओ, अपनी गर्दन, और देखो क्या दिख रहा है। जो दिख रहा है वो है आपका रूफ। अब फ्लोर क्या है? जहां आप बैठे हो बिल्कुल नीचे देखो गर्दन करके, जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वो फ्लोर है। यानी हमें क्या पता चला कि मान लो हमारे पास ये एक स्लैब है कुछ इस तरह का, मैं कोशिश करता हूं ड्रॉ करने की, है ना। मान लो ये हमारे पास स्लैब है एक, ये मैंने बनाया स्लैब, ये स्लैब है। थोड़ी मेरे डायग्राम की खूबसूरती पे मत जाना, समझने की कोशिश करना। ये ऊपर का सरफेस क्या है? ये ऊपर का सरफेस है फ्लोर। फ्लोर, ये एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, फ्लोर। और नीचे का सरफेस जो इसके होगा, जो हमें यहां दिख नहीं रहा है, वो क्या होगा? वो होगा रूफ। अब लेकिन सर आपने तो बोला था गर्दन ऊपर उठाओ तो आपको रूफ दिखेगी, और गर्दन नीचे करो तो आपको जो है फ्लोर दिखेगा, ऐसा क्यों? और अभी आप कह रहे हो कि फ्लोर ऊपर होता है और रूफ नीचे होती है। तो ये समझो, ये जो मेंबर है इसकी जो नीचे की साइड है जिसको हम रूफ बोल रहे हैं, वो हमें कब दिखेगी? जब हम अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। और हमें जो फ्लोर है वो कब दिखेगा? जब हम अपनी गर्दन को नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। फ्लोर जो हमें दिख रहा है वो दूसरे स्लैब का है, और रूफ जो हमें दिख रही है वो दूसरे स्लैब की है। यानी हम जो देख पाएंगे वो अलग अलग स्लैब के दो फेसेस होंगे। बट लेकिन अगर हम सेम स्लैब की बात करें तो सेम स्लैब में ऊपर का जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर, और नीचे का जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं रूफ। पर जब हम देखते हैं तो हम सेम स्लैब के दोनों सरफेस नहीं देख पाते। मान लो जहां पे आप बैठे हो उसका जो सरफेस आप देख पा रहे हो वो तो हो गया आपका फ्लोर, है ना। और फ्लोर के जो नीचे वाला सरफेस है, क्या आप उसको देख पाते हो? नहीं देख पाते। आप किस स्लैब का नीचे वाला सरफेस देख पाते हो? जो आपके सर के ऊपर वाला स्लैब है ना। तो वो हो गया आपका रूफ। और ये बात वैलिड कब है? जब आप एक स्टोरी ऊपर बैठे हो। मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो जो आपके पैरों के नीचे चीज होगा तो वो भी फ्लोर ही, पर हमारे नीचे स्लैब नहीं पड़ा हुआ होता। इन जनरल हमारे नीचे जो है स्लैब नहीं होता है, सिंपल सरफेस होता है ना। तो अगर हम ग्राउंड से ऊपर बैठे हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम ऑलरेडी एक स्लैब के ऊपर बैठे हुए हैं जिसका ऊपर वाला सरफेस एक्सपोज्ड है हमें, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं। और जो हमारे सर के ऊपर जो स्लैब है उसका हमें नीचे वाला सरफेस दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे रूफ, ठीक है। अब मैम ने दिखाया हुआ है, और ये क्या करता है? स्लैब कैरी करता है, यानी अपने ऊपर लेता है ये डेड लोड को और लाइव लोड को। डेड लोड और लाइव लोड मैंने आपको अभी समझाया। डेड लोड मतलब सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, यानी स्लैब का जो अपना वजन है उसको हम बोलते हैं डेड लोड, और लाइव लोड क्या होता है?
लोगों का, फर्नीचर का। लोग और फर्नीचर यहाँ क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी जो चीजें मूव कर सकती हैं उनका लोड हो जाता है हमारा लाइव लोड की कैटेगरी में। अब बीम क्या है? बीम है हॉरिजॉन्टल आरसीसी मेंबर बिलो द स्लैब। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल आरसीसी मेंबर, यहाँ पे फ्लैट नहीं लिखा हुआ है। एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे फ्लैट नहीं लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारी डायमेंशन है, जैसे हमारा स्लैब भी होता है, बीम भी होता है, ये हमारी क्या होती है 3D मेंबर्स होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के मेंबर्स होते हैं, है ना। तो एक डायमेंशन ये हो गई, दूसरी डायमेंशन ये हो गई, तीसरी डायमेंशन ये हो गई, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। इसमें फ्लैट क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, एक डायमेंशन बहुत ही छोटी है, दूसरी फिर उससे बड़ी है, और तीसरी तो बहुत बड़ी है ही। तो ये हमारा हो जाता है फ्लैट, और ये हुआ खाली हॉरिजॉन्टल। ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैट। तो जो हमारा स्लैब है वो फ्लैट भी और हॉरिजॉन्टल भी, यानी उसकी एक डायमेंशन अदर टू डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा छोटी है, तो वो हो गई हमारी फ्लैट। बट बीम में क्योंकि फ्लैट नहीं लिखा है, तो उसकी जो एक डायमेंशन है वो भी दूसरी के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा छोटी नहीं होगी। तो हमारा बीम दिखने में कैसा होगा? बीम हमारा दिखने में कुछ या तो इस तरह का होगा, या हमारा स्क्वायर भी हो सकता है ना, बट वो कभी ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा पतला नहीं दिखेगा वो बीम। अगर ऐसा दिखेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो फिर फ्लैट हो जाएगा। और जबकि बीम क्या होते हैं? फ्लैट तो नहीं होते हैं, खाली हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको फंडामेंटली एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल है और क्या है? आरसीसी मेंबर है, और लोकेशन क्या है इसकी? बिलो द स्लैब, यानी स्लैब के नीचे की तरफ आपको ये जो है देखने को मिलेगा। ये स्लैब हो गया, इसके नीचे की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा बीम। इसका काम क्या है? स्लैब को सपोर्ट करना। बना किससे होता है? रीइंफोर्स कंक्रीट से। तो वही चीज हमने यहां पे पढ़ी, और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। इट टेक लोड फ्रॉम द स्लैब एंड ट्रांसफर इट टू द कॉलम। जो मैंने आपको बताया, ये जो है स्लैब से लोड लेता है और कॉलम पे ट्रांसफर करता है। डिजाइन्ड एज पर IS 875 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर लोड्स। लोड्स हमारे कहां डिस्क्राइब है? मैंने आपको बताया था IS 875 में। अब कॉलम, कॉलम क्या है? वर्टिकल आरसीसी मेंबर है। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ मेंबर, मैंने आपको बताया था खड़ा, इस तरह से वर्टिकल मेंबर। टेक लोड फ्रॉम द बीम, ये चीज भी हम समझ चुके हैं कि बीम से लोड कहां आएगा? कॉलम पे आएगा। कॉलम फिर उसको कहां ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर इट टू द फाउंडेशन। मेनली कैरीज कंप्रेसिव लोड। मान लो इसके, ये कोई वर्टिकल मेंबर है, इसके ऊपर आपने ऐसे वजन रख दिया है, तो ये दबेगा या खींचेगा? आप ही बताओ। ये यहां से इस तरह से दबने की कोशिश करेगा, इस तरह से दबने की कोशिश करेगा। और जब हमारी इस तरह से कोई फोर्स आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भी सपोर्टेड है, तो एक हमारी नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगेगी। अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? दब रहा है। तो दबने को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। तो ये किस तरह का लोड कैरी करता है? कंप्रेसिव लोड कैरी करता है ये, है ना। मान लो ये अगर कॉलम है, इस कॉलम को आप यहां से पकड़ के खींच दो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट अगर आप इसको यहां से पकड़ के खींच दो तो क्या होगा? ये कॉलम आपका टेंशन में आ जाएगा। बट क्योंकि हमारा लोड तो कॉलम के ऊपर से आ रहा है, यहां मान लो कुछ लोड लगेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब अगर यहां पे लोड लगेगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ज्यादा ही गंदगी हो गई थी। अगर मान लो यहां पे इस कॉलम पे लोड लगेगा, तो ये दबने की कोशिश करेगा, और दबना क्या है? हमारा कंप्रेशन। तो जो लोड कॉलम पे आते हैं वो किस तरह के लोड होते हैं? वो होते हैं आपके कंप्रेसिव लोड। अब हम आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। कैसे है लोएस्ट पार्ट? घर में जब आप कभी घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या रखा जाता है? नींव रखी जाती है। तो नींव हमारी होती है फाउंडेशन, और सबसे पहले यही रखी जाती है लोएस्ट, यानी इसके नीचे कुछ नहीं होता है, फिर लास्ट होती है डेप्थ में। तो इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। चलो एक बार फाउंडेशन भी हम लोग इमेज देख लेते हैं फाउंडेशन की ना। फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, ये देखो, आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली फाउंडेशन तैयार हो गई। ये तो खैर हमें ऊपर ऊपर ही दिख रही है, मैं आपको और थोड़ा सा डीप में जाके दिखाना चाहूंगा। फाउंडेशन देखो, ये है अच्छी इमेज ना। ये आप गड्ढा खोदते हो, खोदने को हम क्या बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में? एक्सकेवेशन। गड्ढा आप यानी सॉइल एक्सकेवेट करते हो। देखो हम लोग इंजीनियर हैं, भले मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेमैन लैंग्वेज में, लेकिन हमारा काम है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेजेंट करना। तो हमें ऐसा नहीं लिखना है वी हैव टू डिग द सॉइल, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू राइट द वर्ड एक्सकेवेशन। उसी चीज के नंबर हैं, टेक्निकल वर्ड्स के ही नंबर हैं,
है ना। तो हम सॉइल एक्सकेवेट करते हैं और वहां पे फिर फुटिंग जो है हमारी या फाउंडेशन उसको हम ले करते हैं, ले मतलब बिछाते हैं या लगाते हैं या डालते हैं, ठीक है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर ट्रांसफर द एंटायर बिल्डिंग लोड सेफली टू द सॉइल। इमेज में देखो ये फाउंडेशन है आपकी, फाउंडेशन किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, सॉइल के ऊपर, यानी लोड जो हमारा आया है वो आपका स्लैब से बीम में, बीम से कॉलम में, कॉलम से फुटिंग में। अब फुटिंग क्या कर रही है, उस पूरे लोड को धरती में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर द एंटायर बिल्डिंग लोड सेफली टू द सॉइल। अगला पॉइंट क्या है, लोकेटेड बिलो द जीएल, ग्राउंड लेवल के नीचे ये लोकेट करती है, यानी कि ये ग्राउंड लेवल के नीचे रहती है। देखो यहाँ ग्राउंड लेवल का है, यहाँ है, इसके नीचे है क्या फुटिंग, हाँ फाउंडेशन इसके नीचे है, तो यानी कि जो हमारी फाउंडेशन होती है वो हमारी ग्राउंड लेवल के नीचे होती है, ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं होती है, ठीक है। ये फीचर हो गया आपका फाउंडेशन का। अब है टाइप ऑफ लोड, डेड लोड, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। परमानेंट लोड है, परमानेंट कैसे है, चलो लाइव लोड के एग्जांपल से समझाता हूं। लाइव लोड है, मान लो आपका फर्नीचर, क्योंकि वो मूव कर सकता है ना। अब जब वो मूव कर सकता है तो आप उसको हटा भी तो सकते हो। मान लो एक बच्चा कोई कमरे में खड़ा है, अब वो कमरे से बाहर चला गया तो वो लाइव लोड तो हट गया ना, तो परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी है। कोई फर्नीचर कमरे में रखा हुआ है तो अगर आपने उसको मूव कर दिया तो वो भी हट जाएगा, यानी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो जो टेम्परेरी है वो क्या हुआ आपका लाइव लोड, और जो टेम्परेरी नहीं है यानी कि परमानेंट है वो आपका क्या हुआ, डेड लोड, ठीक है। क्योंकि जो स्लैब है वो कहीं मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा मतलब स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब डेड लोड है, और जब डेड लोड है तो उसका खुद का कुछ वजन है, और जो कहीं जा नहीं सकता है क्योंकि वो स्टेशनरी है, और क्योंकि कहीं नहीं जा सकता है तो वो परमानेंट लोड है। तो डेड लोड हमारा क्या होता है, परमानेंट होता है ये, यानी कि एक बार लग गया है तो लग गया, अब ये हटेगा नहीं बीच में, है ना। मान लो स्लैब है, क्या उसका वजन, खुद का वजन कम हो जाएगा उसके ऊपर लगने से, नहीं होगा, उसको अपना वजन तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब, बीम और कॉलम। मान लो अगर हम स्लैब पर आने वाले डेड लोड की बात कर रहे हैं, मान लो आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो आपका जो स्लैब है उस पर क्या क्या वजन आ रहे हैं, आपका वजन आ रहा है, जो आपके सराउंडिंग में लाइव लोड है उसका वजन आ रहा है, उस स्लैब का खुद का वजन आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है, उस स्लैब के ऊपर जो वॉल है आपके कमरे की उनका भी तो लोड आ रहा है ना। और क्योंकि बिल्डिंग तो और भी ऊंची है तो कॉलम भी लगे हुए होंगे, आपके सर के ऊपर एक और दूसरा स्लैब भी है, वो दूसरा स्लैब कुछ बीम पे टिका होगा, वो बीम फिर किसी कॉलम पे टिके होंगे, और जो आपके सर के ऊपर वाले बीम, कॉलम और स्लैब हैं उनका वजन भी तो आपके वाले स्लैब पे आ रहा है जिस स्लैब पे आप बैठे हो, यानी ऊपर वाले जो स्लैब या पूरा फ्लोर सिस्टम हम बोले जिसमें कि स्लैब, बीम, कॉलम आ जाएगा, उस सब का लोड भी तो आपके वाले स्लैब पे ही आ रहा है। तो डेड लोड हमारा क्या इंक्लूड करता है, ये पूरा लोड जो डेड है हमारा, यानी जो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता है, उस पूरे लोड को ये इंक्लूड करता है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, हमारा स्लैब का वेट आ जाता है, बीम का वेट आ जाता है, कॉलम का वेट आ जाता है। वॉल्स एंड फिनिशेस, वॉल मैंने आपको बताया कमरे की आपकी जो दीवारें हैं वो भी तो आपके स्लैब पे टिकी हुई है, जो आपके पैर के नीचे वाला स्लैब है, तो वॉल्स का वजन भी तो उस स्लैब पे आया, तो वो भी डेड लोड हो गया क्योंकि वो भी मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। फिनिशेस कैसे, आपके कमरे में, हॉस्टल में तो कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई होंगी, बट हम घर पे जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या अच्छी बिल्डिंगों में जाते हैं तो आपका जो है फ्लोर पे टाइल्स भी होती हैं, तो उन टाइल्स का भी तो वजन होता है, तो वो कैसा वजन होगा, वो वजन होगा डेड लोड। क्यों, क्या टाइल ऐसे टाइल के दो पैर लगे हुए होते हैं, नहीं होते। क्या टाइल तोड़ के कहीं जा सकती है, नहीं जा सकती। क्या टाइल को आप निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, नहीं करते हो। यानी कि टाइल क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो क्या है, डेड लोड है, ठीक है। आई थिंक डेड लोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं लाइव लोड पे। लाइव लोड क्या है, देखो मेरे देखने से पहले टेम्परेरी, यानी कि टेम्परेरी है, मूव कर सकता है भाई, मूवेबल लोड है, आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। इंक्लूड पीपल, यानी कि यहां पे बच्चे आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा, व्हीकल आ जाएगा। अच्छा सर आपने पीपल बताया, फर्नीचर बताया, व्हीकल तो आपने बताया नहीं, व्हीकल कैसे आएगा। मान लो आपने देखा है कि कभी कभी हमारी कुछ बिल्डिंग्स में बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट के ऊपर क्या होता है, स्लैब होता है। अब हमारी गाड़ी जो है बेसमेंट के ऊपर की तरफ खड़ी है, होता है कभी कभी ऐसा, बिल्कुल हमने देखा है मॉल्स वगैरह में नीचे बेसमेंट होता है, ऊपर बिल्डिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेसमेंट में गाड़ी चली गई और ऊपर भी गाड़ी खड़ी करने की जगह है, या आपने जनरली ऐसा देखा होगा मॉल्स वगैरह में भी ऐसा होता है कि नीचे बेसमेंट में सामान रखने का है और गाड़ी आपकी जो है बेसमेंट से ऊपर जाके लैंडिंग पे या उस स्लैब पे पार्क हो जा रही है,
तो वो व्हीकल क्या हुआ, लोड हुआ। कैसा लोड है, वो लोड तो मूव कर सकता है, यानी उस स्लैब पे से हट भी सकता है। तो वो लोड कैसा हुआ, लाइव लोड हुआ, क्योंकि व्हीकल मूव कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं आईएस कोड। आईएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। और कौन बनाता है आईएस कोड को, आईएस कोड को बनाता है बीआईएस, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अपना जो आपका डिपार्टमेंट का स्टूडेंट चैप्टर है वो ज्वाइन जरूर करना, काफी आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट कोड आ जाते हैं कंक्रीट में, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कोड हैं। सबसे पहले उनमें IS 456 2000, नाम हमने इसका देखा ही था, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो ये क्या है, कोड फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है। प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्लेन में क्या आती है आपकी, बिना सरिया के, नो रीइंफोर्समेंट, नो रीबार। मैं लिख देता हूं नो रीबार। जिसमें सरिया नहीं होता है वो वाली कंक्रीट भी, और जिसमें सरिया होता है वो वाली कंक्रीट भी। उसको आप डिजाइन कैसे करोगे, बनाओगे कैसे आप उसे, उसका पूरा जो थंब रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करके चलने हैं, नॉर्म्स आपको फॉलो करके चलने हैं। नॉर्म्स मतलब देखो, आप स्कूल जाते थे, स्कूल का क्या होता था, एक ड्रेस कोड होता था। आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, स्कूल के शूज पहनोगे, स्कूल की सॉक्स पहनोगे, स्कूल की बेल्ट लगाओगे, आइडेंटिटी कार्ड लगाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से कंक्रीट को भी हमारे पास बनाने के रूल्स होते हैं कि आप इस तरह से बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इतनी बनाओगे, है ना। तो प्रॉपर हमारे पास रूल्स होते हैं कंक्रीट बनाने के, उनको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है। तो वही रूल्स हमारे क्या होते हैं, आईएस कोड्स होते हैं। तो वैसा ही एक आईएस कोड है 456। तो ये कंक्रीट बनाने का कोड है, कोड फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। अगला पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब, बीम और कॉलम। ये कॉलम, स्लैब और बीम को बनाने के काम, उसको डिजाइन करने के काम आता है। सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, हम यहाँ पे थे, यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब, बीम और कॉलम। ये क्या है, स्लैब, बीम और कॉलम क्या है, ये हमारे कंक्रीट के एलिमेंट्स हैं। जो कंक्रीट के एलिमेंट है उन्हें डिजाइन करने के काम आता है। डिजाइन, यहां से डिजाइन से हमारा मतलब क्या है, डिजाइन मतलब उनकी विड्थ और डेप्थ कितनी होनी चाहिए। मान लो ये बीम है आपका, है ना, तो बीम में हमारी डायमेंशंस क्या होती हैं, एक विड्थ होती है, एक डेप्थ होती है। ये तो हमारी जो है लेंथ हो ही जाती है ना। तो इनकी विड्थ और डेप्थ कितनी होंगी, कैसे होंगी, कितना उसमें जो है आपका सीमेंट जाएगा, कितना सैंड जाएगा, कितना एग्रीगेट जाएगा, कितना पानी डालना चाहिए, ये सारे जो फैक्टर हैं इनको डिसाइड करने को हम कहते हैं डिजाइन करना, कि क्या चीज कितनी कितनी जाएगी, क्या चीज की डायमेंशन कितनी होंगी, या और भी जितने फैक्टर हैं उसको हम बोलते हैं डिजाइन करना। अभी के लिए आप इतना समझिए डिजाइन से। तो जो हमारे तीन मेंबर्स हैं, स्लैब, बीम और कॉलम, इनको डिजाइन करने के काम आती है हमारा ये वाला कोड। अगली लाइन क्या लिखी है, कंक्रीट ग्रेड्स, स्टील डिटेल और सेफ्टी रूल्स। वही जो मैंने आपको बताया, कंक्रीट किस ग्रेड की यूज होगी। आई होप आपने कंक्रीट के ग्रेड्स पढ़ लिए होंगे। अगर ग्रेड आपने कंक्रीट के नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देता हूं। कंक्रीट के ग्रेड से यहाँ पे क्या मतलब है, उनकी स्ट्रेंथ से है यहाँ पे कंक्रीट का मतलब। यानी कि एक थोड़ी कमजोर कंक्रीट होगी, उससे थोड़ी मजबूत कंक्रीट होगी, फिर उससे भी मजबूत कंक्रीट होगी। यानी कि ये आपको बताएगा कौन सी कंक्रीट कहां पे यूज करनी है, यानी किस जगह पे कितनी मजबूत कंक्रीट यूज करनी है। फिर ये आपको बताएगा स्टील की डिटेल, कहां पे कितना सरिया यूज करना है। फिर आपको ये बताएगा सेफ्टी रूल्स, यानी कि अगर आपको सेफ्टी लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, यानी मान लो आपने बिल्डिंग बना तो दी पर वो आपके सर के ऊपर गिर ना जाए, तो ऐसा ना हो, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस ना हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, ये सब आपके लिखे हुए हैं IS 456 में। और ये रूल्स बनते कैसे हैं, ये रूल बनते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो एक तरह से जो IS 456 है हमारे लिए, वो सलाह है बहुत बड़े बड़े इंजीनियरों की, कि जो है मान लो हम नए बच्चे हैं तो बेटा तुम बनाओगे कैसे, ये लो मैनुअल पकड़ो, इसे देख देख के बनाओ। तो जिस चीज को हम देख देख के बनाएंगे वो है IS 456। पर इस सलाह में खास बात क्या है, सलाह तो चलते फिरते भी देते हैं, इस सलाह की खास बात यह है कि ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ये फॉलो करनी है, मर्जी नहीं चलेगी कि सुन ली सबकी और करी अपने मन की, वो नहीं चलेगा। अगर आप बना रहे हो कंक्रीट तो आपको IS 456 को तवज्जो देनी पड़ेगी। जो IS 456 यानी IS 456 में लिखा है, आप उसको फॉलो करके ही बनाओगे, उसको बिना फॉलो किए आप नहीं बनाओगे। और अगर आपने बनाई है
तो आपकी गलती है और एज ए इंजीनियर फिर आपको जेल होगी या जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोग सिविल के बच्चे नहीं हो, तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं IS 875 पे। IS 875 हमें क्या बताता है? IS 875 हमें बताता है डेड लोड और लाइव लोड के बारे में। डेड लोड हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, लाइव लोड हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो डेड लोड और लाइव लोड कितना कितना और कैसे कैसे हमारे स्ट्रक्चर पे लगता है वो हमारा इस कोड में है। हमें पता कैसे चलेगा कि कितना लोड आपका स्लैब पे आएगा या स्ट्रक्चर पे आएगा, वो हमें पता कैसे चलेगा? वो हमें पता चलेगा इस IS कोड से, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू। मान लो हमें एक घर की मान लो छत डिजाइन कर रहे हो आप, है ना। छत मतलब क्या? स्लैब। स्लैब क्या हुआ? एक RCC मेंबर। RCC मेंबर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या पता इस पे कितना लोड आने वाला है? कैसे पता चलेगा कि इस पे कितने लोग आएंगे या क्या क्या फर्नीचर रखा जाएगा? अब छत बनने से पहले तो आपको आइडिया होगा नहीं इस पे क्या क्या होगा। तो एक रफ आइडिया के लिए उस बिल्डिंग पे कितना लोड आ सकता है, उसके जो हमारे बेसिक थंब रूल्स हैं, थंब रूल मतलब बेसिक जो आइडियाज हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वो इस कोड में लिखे हुए हैं। कि अगर मान लो आपकी घर की छत है तो आप इतने लोग एज्यूम कर लो, इतना फर्नीचर एज्यूम कर लो। आपकी बाहर की छत है, आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग की छत है तो आप इतना एज्यूम कर लो, है ना। जनरली टाइल्स लगेंगी तो टाइल्स का वजन कितना आपको एज्यूम करना है। अगर आपकी कहीं स्नो वाले रीजन में तो स्नो पड़ रहा है तो स्नो का आप वजन कितना आपको एज्यूम करना है, वो सारी बातें आपकी इस IS कोड में लिखी हुई हैं 875 में, ठीक है। फिर लोड ट्रांसफर पाथ, ये तो हमने पढ़ ही लिया है पहले। सबसे पहले लोड स्लैब पे लगता है, स्लैब मतलब छत पे लगता है, छत उसको ट्रांसफर करती है बीम पे, बीम उसको ट्रांसफर करता है कॉलम पे, कॉलम उसको ट्रांसफर करता है फाउंडेशन पे, फाउंडेशन उसको ट्रांसफर करती है सॉइल पे। जब मैं सेकंड ईयर में था तो हमारा एक कोर्स था, उसमें ये सवाल 2 नंबर का था। ये इतना सा डायग्राम बनाना था और आपको 2 नंबर मिल जाने थे, लेकिन वो बनता तभी जब आपको पता होता कि ये बनाना कहां पे है डायग्राम, है ना। तो अब हम चलते हैं 5वें पेज की तरफ। देखो 5 पन्ने पढ़ने में ही जो है 1 घंटा निकल गया है। अब हम आते हैं PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। PCC इज अ कंक्रीट विदाउट स्टील रीइंफोर्समेंट, यानी जो कंक्रीट हमारी बनेगी नेचुरली, जिसमें हमने स्टील रीइंफोर्समेंट नहीं डाला है, वो हमारी क्या है? वो हमारी प्लेन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, जो हम पहले से ही पढ़ के आए हैं। जो हमारी प्लेन कंक्रीट होगी, जो पेज 1 पे भी था, आप देखो वहां पे रीइंफोर्स कंक्रीट नहीं लिखा है, खाली कंक्रीट लिखा है। खाली कंक्रीट मतलब प्लेन कंक्रीट। तो हमारी जो है PCC कंक्रीट जो है विदाउट स्टील होती है एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, यानी बिना सरिया वाली जो कंक्रीट है आपकी, उसको अगर आप दबाओगे तो वो दब तो जाएगी। दब मतलब वो पिचकेगी नहीं, वो झेल जाएगी उस दबाव को और टूटेगी नहीं। बट अगर आप उसे खींचने की कोशिश करोगे, टूटेगी नहीं बट सर्टेन लिमिट तक नहीं टूटेगी। एक समय के बाद तो टूट ही जाएगी बट एक सर्टेन लिमिट तक नहीं टूटेगी। बट अगर आप उसको सेम लोड के साथ में खींचोगे तो वो एकदम से टूट जाएगी, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। चलो यहां पे एक कंफ्यूजन क्या आता है, सर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट भी क्या स्ट्रांग होती है कंप्रेशन में? बिल्कुल होती है, क्योंकि उसमें तो जो हमारा लगा हुआ है क्या, 2 मटेरियल है। कंक्रीट है जो कि कंप्रेशन में क्या है, स्ट्रांग है, और दूसरा मटेरियल क्या है, सरिया है, जो कि कंप्रेशन में कंक्रीट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारे पास और भी स्ट्रॉन्गर मटेरियल जो है इंट्रोड्यूस हो गया है। तो हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है RCC की, वो हमारी PCC से भी ज्यादा होती है। ये हमारी RCC है, RCC की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है PCC की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। क्यों? क्योंकि इसमें एक हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मटेरियल जुड़ गया है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं। RCC की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमारी PCC की टेंसाइल स्ट्रेंथ के मुकाबले में ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि RCC में आपके अब आ गए हैं सरिये। सरिये मतलब स्टील बार्स, स्टील रीबार्स, रीइंफोर्समेंट बार्स। रीइंफोर्समेंट बार की क्या क्वालिटी होती है स्टील की? स्टील इज गुड इन टेंशन, यानी कि अगर आपकी टेंशन वाली क्वालिटी आपकी कंक्रीट में बढ़ गई है, यानी वो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गई है, यानी टेंशन झेलने की क्षमता अब उसमें बढ़ गई है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अब PCC से ज्यादा होगी। ठीक है, अब RCC के यूज क्या होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। RCC आपकी यूज होती है बेसिकली 3 एलिमेंट्स में। सबसे पहला क्या है, स्लैब। दूसरा क्या है, बीम। तीसरा क्या है, कॉलम। और फुटिंग भी हम मान लेते हैं, फुटिंग या फाउंडेशन, इसमें भी आपका
जो है सरिया यूज होता है। सरिया यूज होता है मतलब ये आपकी है आरसीसी। देखते हैं कैसे, इमेज मैंने दिखाई थी, देखो ये आपका कॉलम है, ये फुटिंग है, फुटिंग में आरसीसी है यानी सरिया यूज हो रखा है तो आरसीसी है। कॉलम है, कॉलम में सरिया यूज हुआ है तो आरसीसी है। और जब कभी आपने छत डलते हुए देखी होगी तो आपने देखा होगा वहां भी सरिया होता है, उसके नीचे जो बीम होते हैं उनमें भी आपने सरिया देखा होगा। दिखाने की आई थिंक आवश्यकता तो नहीं है, बट स्टिल दिखा देता हूं। देखो ये बीम है, आपने इस तरह का देखा होगा लिंटर डलते टाइम, कभी आपके घर का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो ये देखो ये पूरा रीइंफोर्समेंट है। तो बीम में भी रीइंफोर्समेंट होता है तो वो भी आरसीसी से बना है, कॉलम में भी रीइंफोर्समेंट होता है वो भी आरसीसी से बना है, मतलब स्लैब उसमें भी रीइंफोर्समेंट होता है, सरिया डलते हैं वो भी आरसीसी है, फाउंडेशन उसमें भी सरिया डलता है वो भी आरसीसी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पीसीसी के यूज, जो आपको लिखा है यूज ऑफ पीसीसी। पीसीसी कहां यूज होता है, अब हमारी आती है वो वाली इमेज, मैं दिखाता हूं। हमने एक फुटिंग खोली थी, ये अब ये फुटिंग है, इस फुटिंग में इस लोकेशन पे तो सरिया है, पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे आपको यहां लिखा हुआ है पीसीसी। ये किस काम आया हुआ है, जहां फुटिंग रेस्ट कर रही है उसके नीचे की जमीन जो है वो समतल तो नहीं होगी, समतल मतलब लेवल तो नहीं होगी। अब लेवल करने के लिए अगर हम खाली मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी तो इधर उधर निकल भी जाती है, तो हमें मिट्टी से कोई स्ट्रॉन्गर मटेरियल चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर मटेरियल चाहिए हमें किस लिए, सरफेस को लेवल करने के लिए। तो सरफेस को लेवल करने के लिए फुटिंग के नीचे हम यूज करते हैं पीसीसी। पहला यूज हमारा ये है लेवलिंग कोर्स बिलो फाउंडेशन। लेवलिंग मतलब बराबर करना, कोर्स मतलब नीचे की जमीन, यहां कोर्स का मतलब जमीन है, जमीन बिलो फाउंडेशन यानी फाउंडेशन के नीचे वाली जमीन को लेवल करना है। तो कंक्रीट इसी तरह पढ़ी जाती है कि आपके चार शब्द है तो चारों का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग कहां की फ्लोरिंग, आप ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे अपने पैरों के नीचे देखो, आपके पैरों के नीचे क्या कोई स्लैब है, नहीं है। स्लैब मतलब जिसमें आपका रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पड़ा हुआ हो, जिसमें सरिये लगे हों, जो एक बीम पे रेस्ट कर रहा हो, जिसके नीचे कॉलम आ रहे हो। क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट है, नहीं है, तो वो क्या है, फ्लोर है। ठीक है, यहां पे उस वाले फ्लोर की बात नहीं हो रही, जो स्लैब का ऊपर वाला सरफेस होता है वो भी फ्लोर होता है, बट यहां पे दूसरे फ्लोर की बात हो रही है। फ्लोर मतलब आपके पैरों के नीचे की जमीन, फ्लोर मतलब जहां पे आपके पैर रेस्ट कर रहे हैं। तो वो वाला जो फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर वाला जो फ्लोर है, उस फ्लोर पे कोई स्लैब तो नहीं है, पर वहां पे भी हमें मिट्टी तो नहीं रखनी है, वहां पे भी हम पक्का करते हैं। तो पक्का कैसे करते हैं, क्या हम उसमें सरिया डालते हैं, नहीं डालते, हम वहां पे सिर्फ कंक्रीट पोर करते हैं और बिना सरिये के पोर करते हैं। तो वहां पे हमारी पीसीसी यूज होती है, देख लेते हैं इसे भी। जबकि इसकी इमेज तो मैंने दिखाई भी थी सबसे शुरू में, फ्लोरिंग थ्रू पीसीसी। ये देखो ये हो रही है घर पे, ये देखो यहां कोई सरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या है आपका, ये कंक्रीट है, पीसीसी है। तो पीसीसी का यूज क्या होता है, फ्लोरिंग में भी ये काम आती है, ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे मान लो, या ऊपर के फ्लोर पे आपका स्लैब है, स्लैब के ऊपर आप पीसीसी डाल के फ्लोर बना देते हो ताकि फिनिश और अच्छा हो जाए। पेवमेंट वर्क, अब देखो पेवमेंट समझते हैं। पेवमेंट क्या होता है, चलने के रास्ते को हम पेवमेंट कहते हैं। चलने का कोई भी रास्ता हो वो पेवमेंट है। सड़क क्या है, पेवमेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा गार्डन में हम क्या करते हैं, ईंटें बिछा के रास्ता बना देते हैं, जिसको हम खड़ोंचा भी बोलते हैं गांव में, वो बना देते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी पेवमेंट है। कभी कभी क्या होता है, बहुत पॉश एरिया में आप जाओगे और कहीं पार्क वगैरह में जाओगे तो वहां पे जैसे घर में आपका मार्बल लगा होता है वैसे मार्बल बिछा के रास्ता बना देते हैं, तो वो क्या है, वो भी पेवमेंट है। पेवमेंट क्या है, चलने का रास्ता। तो पेवमेंट एक बार हम देखते हैं कैसा होता है, आपको आइडिया लगेगा। पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब क्या लिखा है, एनी पेव्ड एरिया और सरफेस, द हार्ड सरफेस ऑफ अ रोड और स्ट्रीट। रोड और स्ट्रीट क्या है, चलने की जगह, जो भी चलने का आपका जगह है उसको हम बोलते हैं पेवमेंट। पेवमेंट देखो, ये पेवमेंट हो गया, ये पेवमेंट हो गया, ये भी एक तरह का पेवमेंट है, ये भी एक तरह का पेवमेंट है। यानी कि नेचुरल ग्राउंड सरफेस से कठोर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया जो आपने स्पेशली चलने के लिए बनाया है वो हमारा होता है आपका पेवमेंट। और पीसीसी का यूज पेवमेंट बनाने में भी होता है। कैसे होता है आपको मैं दिखाता हूं पीसीसी पेवमेंट। अब पीसीसी पेवमेंट
हमारे कॉलेज के बाहर में जो कंक्रीटिंग हुई हुई है, आप जाएं एनसीटी के बाहर में, या फिर आपके जो हॉस्टल है उसमें साइकिल स्टैंड होगा, तो साइकिल स्टैंड में भी पीसीसी की पेवमेंट हुई हुई है। ये देखो, ये पीसीसी का पेवमेंट है ना। आपने इस तरह का बहुत जगह देखा होगा। आपके हॉस्टल में जो बास्केटबॉल कोर्ट बने हुए हैं वो भी एक तरह से पीसीसी के पेवमेंट ही है, ठीक है। बेड फॉर आरसीसी फाउंडेशन, ये तो पहले ही हो गया। आरसीसी की कोई फाउंडेशन है तो उसके नीचे उसका बेड बनाने के लिए, लेवल करके सरफेस को एक स्टेबल जगह बनाने के लिए आपकी यूज होती है पीसीसी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज होते हैं। कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन मटेरियल, ये हमने डिस्कस कर लिया। 3 क्या क्या है वो, सीमेंट, फिर उसके बाद में आपका है फाइन एग्रीगेट, फिर उसके बाद में आपका कोर्स एग्रीगेट और प्लस पानी, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा है मैम ने। सीमेंट, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मतलब जो जोड़ के रखता है बाकी मटेरियल को। ये हमने सबसे पहली स्लाइड में ही पढ़ लिया था, ठीक है। इस पे मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा। टाइप ओपीसी और पीपीसी। चलो ओपीसी और पीपीसी को बहुत सरल शब्दों में समझते हैं, बहुत सरल शब्दों में। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड एक जगह का नाम था, इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड नाम की, तो वहां से वैज्ञानिकों ने कोई मटेरियल खोदा और देखा वो तो चिपकने वाला मटेरियल था भाई। वो 2 चीजों को आपस में जोड़ देता था, 2 पत्थरों को, है ना। तो वहां से जो मटेरियल निकला वो पोर्टलैंड नाम की जगह से निकला था, तो उसका नाम उन्होंने कर दिया ओपीसी। तो उसके बाद में जो भी बाइंडिंग मटेरियल बने उनको सब बोलने लगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फिर इस तरह के बहुत सारे मटेरियल दूसरी जगह पे भी मिलने लगे, तो उनको भी खोद खोद के बोलने लगे सब ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो सीमेंट हमारा बनता है बिना किसी, एक सेकेंड वेट, बीच में कभी कभी कॉल आ जाती है। हाँ, मैं ओपीसी और पीपीसी बता रहा था। चलो मैं थोड़ा ज्यादा डेप्थ में चला गया था, मैं सिंपल बता देता हूं। ओपीसी सीमेंट क्या होता है, वो आपका 100% सीमेंट होता है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है, बट जितना आप लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले उनके लिए वो काफी है। जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो आपका होता है ओपीसी, ठीक है। खाली सीमेंट है ये, मान लो 100% सीमेंट है। अब मान लो इस 100% सीमेंट में से आपने थोड़ा सा सीमेंट निकाल दिया और उसमें आपने थोड़े वेस्ट मटेरियल मिला दिए हैं, तो वो आपका बन जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। नहीं, ये तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, वो आपका बन जाता है पीपीसी। और आई थिंक वो आपके सिलेबस में नहीं है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। ओके, ये चीज हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, फिर बाद में पीपीसी लिखा हुआ है, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है पीपीसी, तो हम खाली ओपीसी पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उस पर। टाइप हमारा होता है, एक ओपीसी होता है, एक पीपीसी होता है। ऑर्डिनरी मतलब ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये 100% सीमेंट होता है। फिर दूसरा हमारे पास आता है पीपीसी। एक बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं, पीपीसी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को ऐड कर देते हैं हम। क्यों ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो कहीं तो यूज हो। वेस्ट मटेरियल कैसा, जैसे राख होती है, इंडस्ट्री से कितनी अमाउंट में राख निकल रही है। इंडस्ट्रीज में तो इतने बड़े बड़े भट्टियां लगी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े बर्निंग होती है रोज, बहुत सारे कोल की, है ना। तो उस कोल से जो वो राख निकलती है, या ऊपर से भी जो हमारे छोटे फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो बहुत सारी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उससे पॉल्यूशन ना हो, उसको लैंडफिल्स में ना भरना पड़े, तो उसको सीमेंट में मिला के मिक्स करके बेचना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं पीपीसी, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। हम फुल फॉर्म भी सर्च कर लेते हैं। पीपीसी, ये देखो ये लिखा भी है, ब्लेंड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोज़ोलानिक मटेरियल। पोज़ोलानिक मतलब वेस्ट, आप समझ सकते हो। पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोज़ोलाना मतलब वेस्ट। उस पर उतना एम्फेसिस आपको नहीं करना है क्योंकि आपके कोर्स में वो चीज नहीं है, ठीक है। अब ग्रेड ऑफ ओपीसी, ग्रेड आप वर्ड जहां भी आए, ग्रेड का मतलब है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। और जब भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात आए तो कंक्रीट की हमेशा हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक है और हम उस पर कोशिश करते हैं कि टेंशन ना आए। तो हम आरसीसी को जो है, मतलब कंक्रीट को जो है, हम कोशिश करते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही उस पर हमारी लगे ज्यादातर केसेस में। हालांकि हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे जो बीम होता है,
वो जब डिफ्लेक्ट करता है, ये बीम है आपका, है ना, इस पे कोई लोड लगेगा, आपने ये चीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो यहां पे आपका ये जो आया है ऊपर की फाइबर में, ये क्या है, कंप्रेशन है, क्योंकि इस तरह से दब रहा है ऊपर से ये, और नीचे क्या है, इस तरह से एक्सपैंड हो रहा है ये मटेरियल, तो नीचे क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। तो हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंप्रेशन ही कंप्रेशन आए, बट क्योंकि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग है और हम कोशिश करते हैं कि उस पर कंप्रेशन ही पड़े, तो हम उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करते हैं। तो 33 ग्रेड का जो हमारे पास ओपीसी होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 33 मेगा पास्कल। एक बार मैं इस चीज को कंफर्म कर देता हूं, एट 28 डेज इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 33 मेगा पास्कल होती है। मैं ग्रेड में एक बार सर्च कर लेता हूं, मैं कंफर्म कर लेता हूं अपना कॉन्सेप्ट भी, ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड देयर डिफरेंस। ऐसा ना हो कभी कभी फ्लो में जो चीज मेरे को रिवाइज नहीं है वो मैं आपको गलत ना पढ़ा दूं, इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। तो देखो ये 33 ग्रेड सीमेंट, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 33 मेगा पास्कल होती है। 43 ग्रेड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी 43 मेगा पास्कल होती है। तो ऐसे ही 53 ग्रेड जो आपकी ओपीसी है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 53 मेगा पास्कल है। यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीमेंट कौन सा हुआ, 53 ग्रेड का, है ना। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, क्या हमें 53 ग्रेड यूज करना चाहिए, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, पर जनरल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीमेंट है 43 ग्रेड। क्यों, 53 ग्रेड जब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो सबसे महंगा भी तो होगा, और महंगी चीज उतनी सब कोई नहीं लगाते हैं, है ना, और उसके अपने भी डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 43 ग्रेड है, और 33 ग्रेड ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है आज की डेट में। तो जब भी आपसे कोई पूछे राइट द डिफरेंट ग्रेड ऑफ ओपीसी सीमेंट, तो आपको लिखना है ये ग्रेड्स, और किस बेसिस पे ये ग्रेड्स होती हैं आपकी, ये ग्रेड होती हैं आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी कितनी होती है डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट की, 33 ग्रेड की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वैसे चेक कैसे करते हैं हम, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं सीमेंट की, हम सीमेंट को सैंड और एग्रीगेट के साथ में मिलाते हैं, यानी हम प्लेन कंक्रीट बनाते हैं। प्लेन कंक्रीट को फिर हम क्या करते हैं स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, हमारे पास क्यूब के मोल्ड्स होते हैं। क्यूब मोल्ड डायग्राम में शायद उतने अच्छे से मैं ना समझा पाऊं, बट इस तरह के हमारे पास लैब में मोल्ड होते हैं, यानी डब्बा होता है, एक क्यूब होता है जिसकी डायमेंशन क्या होती है 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm। क्योंकि क्यूब में क्या होता है 3 डायमेंशन होते हैं, तो 150 mm क्यूब का ही एक वो होता है, क्यूब होता है 150 mm, यानी इसकी तीनों डायमेंशन 150 mm होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सीमेंट की कंक्रीट बनाते हैं, यानी सीमेंट को फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी के साथ में मिलाते हैं और इस बॉक्स में भर देते हैं। इस बॉक्स में भरने के बाद क्या करते हैं, 2 दिन बाद उसको निकाल लेते हैं, तो वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद हम उसको क्या करते हैं 7 दिन पानी में रखते हैं। पानी में क्यों रखते हैं, ताकि वो जो है पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। इस वाली चीज को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस सुन लेना है मैं क्या क्या कह रहा हूं। फिर जब 28 डेज हो जाते हैं, तो 28 डेज पे क्या होता है, कंक्रीट जो है ना वो समय के साथ में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। यानी सबसे पहले वो आधे घंटे में थोड़ी सेट होगी, फिर वो जो है आपके 10 घंटे में जो है लगभग सेट हो जाएगी, फिर आपकी 2 दिन में वो अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर आपकी जो है वो 7 दिन में और मजबूत हो जाएगी। ऐसे करके वो 28 दिन पे अपनी 99% स्ट्रेंथ जो है वो अचीव कर लेती है। एट 28 डेज कंक्रीट जो है वो अपनी 99% स्ट्रेंथ जो है गेन कर लेती है 28 डेज पे। 28 डेज, डी को मैं पूरा कर देता हूं, 28 डेज पे क्या करती है, लगभग 99% अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। और 100% कब करती है, लगभग 1 साल में जाके। तो 28 डेज में लगभग 99% ही अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। तो हमारे पास क्या है, 28 दिन बाद हमारे पास बहुत सारे क्यूब हैं। अब हम उन क्यूब को क्या करेंगे, हम उन क्यूब पे एक मशीन होती है हमारे पास में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, मतलब बेसिकली लोड अप्लाई करने की एक मशीन होती है। उससे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लोड लगाते हैं और देखते हैं ये कितने लोड पे टूट रहा है। ठीक है, अब मान लो हमने 100 क्यूब टेस्ट करे, तो 95% ऑफ द क्यूब्स का जितना आपकी स्ट्रेंथ झेल पाए वो, यानी मान लो आपने 100 क्यूब टेस्ट किए, उनमें से 95 जो क्यूब्स थे वो आपके 33 मेगापास्कल पे आके टूट गए।
या 33 मेगापास्कल का वजन वो झेल गए, उससे ऊपर पे ही टूटे, वो उससे नीचे नहीं टूटे, ठीक है। और 5% जो है हमारे, वो हमारे इस 33 मेगापास्कल का लोड अप्लाई करने से पहले ही टूट गए। यानी हमारे क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द क्यूब जो है वो 33 मेगापास्कल का वजन झेल पा रहे हैं, सिर्फ 5% हमारे जो क्यूब्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा कंक्रीट का ब्लॉक बना है, क्यूब बना है, टेस्टिंग क्यूब, इसकी स्ट्रेंथ जो है 33 मेगापास्कल है। एक बार अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, तो और अच्छे से कवर हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं आप एक बार लैंग्वेज भी पढ़ लें, compressive strength of cube। जो डेफिनेशन मैं आपको पढ़वाना चाह रहा था वो इसमें नहीं है, मे भी मैम ने आपको आगे लिखाई हो तो वो आगे क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो आप समझ गए कि जब हम 28 दिन बाद चेक करते हैं तो 95% ऑफ द क्यूब की जो स्ट्रेंथ आती है, जिस स्ट्रेंथ पे वो नहीं टूटते हैं, जिससे ऊपर 95% ऑफ द क्यूब्स चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा सीमेंट मिलाने पे 33 मेगापास्कल का लोड झेल जाए, उसको हम बोलते हैं 33 ग्रेड सीमेंट। जिस कंक्रीट में, मान लो किसी कंक्रीट में हमने सीमेंट मिलाया और वो 43 मेगापास्कल का वजन भी झेल जाए, तो हम उसको बोलेंगे 43 ग्रेड का ओपीसी। अगर हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 53 मेगापास्कल भी झेल जा रहा है और ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं आपका 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, ठीक है। मुझे लगता है कि इसकी डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैं भी उसको इतने अच्छे से जो है लिंग्विस्टिक टर्म में मैं आपको नहीं समझा पाया हूं इसको। मैं देखता हूं अगर मैम ने इसकी डेफिनेशन आगे लिखाई होगी जरूर कहीं ना कहीं पे, वरना मैं लास्ट में इसको कवर कर दूंगा। वरना आप लोग इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चीज को मेरे पढ़ाने में, एक्सप्लेनेशन में अभी थोड़ी सी कमी है। मैं भी ओवर द टाइम ही इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से जो है आपका ग्रैब कर पाऊंगा, बट स्टिल मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये देखो, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिमेन below which not more than 5% of the test results are expected to fail, typically measured at 28 days। ये क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी वो स्ट्रेंथ होती है जिसपे 5% से ज्यादा क्यूब आपके फेल नहीं होंगे। 5% से ज्यादा क्यूब फेल नहीं होंगे। मान लो आपने 100 क्यूब टेस्ट करे हैं, तो जिस पे 95% ऑफ द क्यूब पास कर जा रहे हैं जिस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, वो आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कंक्रीट की। इस चीज को एक बार आप डिटेल में पढ़ जरूर लेना, है ना, क्योंकि इस टॉपिक को मैं भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाया हूं आपको। इसको एक बार आपको रिवाइज करना है अपने आप से भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्रीगेट पे। एग्रीगेट क्या है, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड बल्क टू द कंक्रीट। मान लो ये हमारी कंक्रीट है ना, इसमें सबसे छोटा साइज किसका होता है, सीमेंट का होता है ना। मान लो ये सीमेंट है, ये तो दिख भी नहीं रहा है ना। फिर इससे बड़ा क्या होता है, फिर सैंड होता है थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा सैंड होता है। बट अब भी तो ये खाली है बहुत ज्यादा, है ना। तो इसमें जगह कौन भरता है, इसका बल्क कौन बनाता है, और इसमें स्ट्रेंथ यानी वजन को झेलने वाली चीज क्या है, इसमें जो सबसे ज्यादा लोड को ले पाती है वो है इसमें एग्रीगेट। यानी कि जो सबसे बड़े पार्टिकल साइज वाले हमारे पास इसमें कंपोनेंट हैं वो है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट क्या है, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड बल्क टू द कंक्रीट। यानी ये जो है लोड को झेलने की कैपेसिटी देती है और बल्क देती है, यानी जगह घेरती है कंक्रीट में। ये एग्रीगेट यानी फिल करती है हमारी कंक्रीट को, ठीक है। समझ गए आप इसका मतलब। फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, और पार्टिकल साइज लेस देन 4.75 mm। देखो ये यहां पे मेरे से एक मिस्टेक हुई थी शुरू में, जो मैंने आपको साइज बताया था वो 4.5 बताया था, है ना। 4.5 नहीं होता है, 4.75 होता है। इसको करेक्ट करें इमीडिएटली, है ना। ये एक मिस्टेक मेरे से स्लाइड 1 पे ही हुई थी, इसको आप रेक्टिफाई कर लेना अपने नोट्स में या समझने में। पार्टिकल साइज लेस देन 4.75 mm। अच्छा चलो हम नापते कैसे हैं वो मैं बता देता हूं। आपने घर में चाय छानने की छन्नी देखी है, छन्नी, ऐसी ही हमारे पास लैब में छन्नियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सीव। ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है सीव, तो ये सीव है हमारी छरनी,
तो छरनी के जो छेद होते हैं वो तो भाई स्क्वायर साइज के होते हैं, स्क्वायर। जो डायमेंशन ये होगी वही डायमेंशन ये होगी, है ना, ए। तो ये जो सीम साइज है, ऐसी सीम जिसके जो स्क्वायर है, ये वाले स्क्वायर जिसकी साइड 4.7 mm हो, अगर ऐसी सीम को मटेरियल पास कर जाता है, यानी कि 4.75 mm स्क्वायर वाले होल को वो पास कर जाता है, तो वो होता है हमारा फाइन एग्रीगेट, यानी कि पतला महीन एग्रीगेट। और अगर इसको पास नहीं कर जाता, यानी रिटेन कर जाता है 4.75 पे, रिटेन कब करेगा, जब उसकी जो डायमेंशन होगी वो 4.75 mm से बड़ी होंगी, उसका पार्टिकल साइज, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। ठीक है, क्या ये चीज हम समझ गए हैं? एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूजुअली सैंड, यानी ज्यादातर सैंड को ही हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। पार्टिकल साइज लेस देन 4.75 mm। पार्टिकल साइज कैसे नापते हैं मैंने आपको बता दिया है। पार्टिकल साइज अगर 4.75 mm से छोटा होगा तो हम उसको बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। पासेस थ्रू 4.7 mm सीव, यानी पार्टिकल साइज हमने कैसे नापा, हमने ऐसे ही तो नापा कि हमने सीव ली जिसका जो एक स्क्वायर था वो 4.75 mm से छोटा था, 4.75 mm जितना था, और उससे पास कर गया है हमारा एग्रीगेट, यानी कि उस साइज से छोटा होगा, तो इसीलिए वो हमारा क्या है, फाइन एग्रीगेट। इसके अपोजिट कोर्स एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट क्या है, स्टोन चिप। स्टोन चिप मतलब देखो, नदी नालों में से या पहाड़ों में से बड़े बड़े पत्थर ऐसे होते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, स्टोन क्रेशर में इन्हें तोड़ते हैं। स्टोन क्रेशर में कैसे तोड़ते हैं वो हमारा विषय नहीं है। ऐसा समझ लो, मान लो इस पे तुमने हथौड़े बजाए और तुमने इसके पीस कर दिए छोटे छोटे, ठीक है, तुमने इसके पीस कर दिए, ऐसे पीस कर दिए, तो एक बड़े स्टोन की चिप्स होती हैं, स्टोन चिप्स, यानी टूटा हुआ पत्थर होता है जिसका पार्टिकल साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 4.75 mm। यानी ये जो छोटे पीसेस आपके पास बड़े पत्थर को टूटने के बाद है, इनका साइज भी आपका 4.75 mm होता है या उससे बड़ा होता है, तो ये आपके होते हैं कोर्स एग्रीगेट। कॉमन साइज क्या है, 10 mm, 20 mm, 40 mm। ये कॉमन साइज कैसे आया, आप क्या करते हो, आप सीव लेते हो, एक आप लोगे 10 mm से बड़ी सीव, एक आप लोगे 10 mm की सीव, तो उस पे अगर आप छानोगे तो 10 mm के जितने भी एग्रीगेट है, जो 10 से और 10 से जस्ट बड़े वाली सीव के बीच के एग्रीगेट है, वो सारे 10 mm पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ग्रेडिंग होती है इनकी, है ना। वो उतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट एक रफ आइडिया के लिए मैंने बता दिया कि कैसे अलग अलग किया जाता है इनको, है ना। तो कॉमन साइज जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के, वो है 10 mm, 20 mm और 40 mm। जिनमें से भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है 20 mm, जिसका यूज हम जनरली कॉलम, बीम और स्लैब में करते हैं, ठीक है। 40 mm जो है इसको हम पेवमेंट में यूज करते हैं, जो आपने पढ़ा था ना अभी, प्लेन कंक्रीट, है ना। तो प्लेन कंक्रीट से जब हम पेवमेंट बनाते हैं तो उसमें नीचे सबसे ले करने के लिए हम 40 mm वाले जो एग्रीगेट हैं उनका यूज करते हैं, और 10 mm वाले एग्रीगेट का यूज हम करते हैं जहां हमारा स्लैब बहुत ही पतला हो। जैसे कैसे, जो आपने देखा होगा आपके घर में अगर कहीं पे विंडो है ना, मान लो ये विंडो है, तो विंडो के ऊपर में एक पतला सा इस तरह का होता है ना, इस तरह का बना रहता है। अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं तो मान लो ये विंडो है, तो इस तरह से एक निकला रहता है छज्जा, है ना, जो कवर करके रखता है, बारिश से बचाता है। तो ये तो बहुत पतला होता है। 20 mm का मान लो आपका कंक्रीट आपने यूज किया, तो वो तो इसको अच्छे से फिल ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पतले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए 10 mm का यूज होता है, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट आपका इन्होंने एलिमेंट क्या, कंपोनेंट क्या क्या बताए थे, सीमेंट, एग्रीगेट। एग्रीगेट के फिर दो टाइप्स हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा है आपका पानी यूज होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन मतलब उसको, सीमेंट जो क्या करता है, सीमेंट पानी के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है कंक्रीट और सैंड के साथ में, तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए पानी जरूरी होता है। शुड बी क्लीन एंड पोर्टेबल। पानी जो है जिससे आप कंक्रीट बनाओगे वो आपका क्लीन होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए क्लीन एंड पोर्टेबल, वो इसलिए आपका क्लीन एंड पोर्टेबल होना चाहिए, मान लो अगर उसमें कोई इंप्योरिटी है ना। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिएक्शन हो जाता है, सीमेंट भी तो एक तरह का केमिकल है, और पानी में अगर कोई इंप्योरिटी होगी वो भी एक तरह का केमिकल है। तो जो चीज होनी चाहिए, जो चीज सीमेंट को करनी चाहिए, वो वाली रिएक्शन ना करके कोई दूसरी रिएक्शन फॉर्म कर देगा,
जिससे कि क्या होगा, हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी, वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए पानी जो है वो साफ होना चाहिए, क्लीन एंड पोर्टेबल, यानी कि उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड पीएच वैल्यू 6 to 7 के बीच में, यानी ड्रिंकेबल जो हमारी रेंज होती है लगभग उसी रेंज में आपका पानी होना चाहिए। इससे नीचे क्यों नहीं होना चाहिए, 6 से नीचे क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। एसिड में क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि उसमें कोई ना कोई एसिड है, कोई ना कोई केमिकल है जो कि हमारे हाइड्रेशन को अफेक्ट करेगा, जो कि हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट को अफेक्ट करेगा। 7 से ऊपर है तो बेसिक नेचर है पानी का, यानी कोई ना कोई बेस पानी में प्रेजेंट है, और बेस पानी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन अफेक्ट होने वाली है, इसलिए पानी हमारा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अच्छा, 7 पेज हो गए, अभी इतने ही पेज लगभग हमें और कवर करने हैं। प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट,